एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब सामान्य तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए तैयार हो गई है और इसके लिए तमाम उच्च अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए कि राज्य सरकार यहां पर ट्रांसफर से बैन को लिफ्ट करेगी और बड़े स्तर पर इस बार तबादलों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से सुक्खू सरकार सत्ता में काबिज हुई है यहां पर बड़े स्तर पर शक्तियों को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। यानी कि मंत्रियों के संबंधित विभागों में एक दो बार जरूर मिनिस्टर्स को ट्रांसफर्स की शक्तियां दी गई थी, लेकिन ये शक्तियां क्लास 3 और क्लास 4 के लिए थी। लेकिन अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने फैसला लिया है कि इन शक्तियों को बांट दिया जाएगा, मंत्रियों को ज़्यादा पावरफुल किया जाएगा और राज्य सरकार का हर एक मंत्री अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। मंत्रियों को पूरी तरह से अपने विभागों में फ्री हैंड दिया जाएगा। इसके चलते अब जितने भी प्रदेश के मंत्री हैं अपने डिपार्टमेंट्स के तमाम तबादलों को लेकर अपने स्तर पर ट्रांसफर करने के लिए उन्हें अधिकृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट के कंसर्न इश्यूज को लेकर भी फाइलें मुख्यमंत्री को जाने की बजाय मंत्री अपने स्तर पर उनका निपटारा करेंगे। मंत्री ही नहीं, राज्य सरकार ने अपने कांग्रेस के विधायकों के लिए भी एक कड़ा निर्देश जारी किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में कोई मंत्री या दूसरा विधायक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा। इस कड़ी में राज्य सरकार प्रदेश में जारी सामान्य तबादलों पर बैन हटाने जा रही है। इस आधार पर अब राज्य सरकार के मंत्री अपने विभाग के कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। इसकी फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं भेजी जाएंगी। इसके अलावा अपने विभागों में मंत्री मनपसंद के एचओडी यानी कि विभागाध्यक्ष भी मंत्री अपनी पसंद के लगा पाएंगे। यहां पर तय हुआ है कि चीफ मिनिस्टर डीसीज और एसपी को लेकर फैसला करेंगे। विभागीय प्रशासनिक सचिव की तैनाती का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा, लेकिन अपने विभाग में जो विभाग का अध्यक्ष होगा, डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा, ज्वाइंट डायरेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी होंगे, निचले अधिकारी होंगे, उन तमाम अधिकारियों को मंत्री अपने पसंद के अनुसार उनकी तैनाती कर पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार मंत्रियों का दायित्व और ज्यादा बढ़ाने जा रही है। सीएम का कहना था कि मंत्रियों के अलावा विधायकों को और ज्यादा उनका दायित्व सौंपा जाएगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसके लिए मंत्रियों को अपने विभागों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह से छूट दी जाएगी। कर्मचारी तबादलों पर भी उन्हें पूरी तरह से शक्तियां दी जाएंगी। विधायकों को भी संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में किसी दूसरे का हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों से लेकर विधायक के अधिकार क्षेत्र वाली शक्तियों में किसी का दखल नहीं होगा, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी के तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि 1.5 साल के कार्यकाल में कुछ समय के लिए क्लास 3, क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों की मंत्रियों को छूट जरूर दी गई थी, लेकिन तब भी फाइलें, बड़ी स्तर की फाइलें सीएम को जाती थी। इसके अलावा कर्मचारियों के तबादलों की हर एक फाइल सीएम ऑफिस तक आती थी। मंत्रियों के संबंधित विभागों के अधिकतर मामले भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से रूट होते थे। 1.5 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर अब राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों को फ्री हैंड देने का मन बनाया है। तो इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल कर सकती है। माना जा रहा है परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों को बड़े महकमे दिए जा सकते हैं। चर्चा है कि सीपीएस के कोर्ट में विचाराधीन मामले का फैसला आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। सुक्खू सरकार ने अभी एक मंत्री पद खाली है और माना जा रहा है कि राज्य में जो एक मंत्री पद खाली है उसके लिए यहां पर पूरी तरह से भिड़ंत चली हुई है, पूरी तरह से लॉबिंग चली हुई है। दिल्ली हाई कमान भी अब हिमाचल प्रदेश के मामलों को लेकर प्रोएक्टिव हुआ है और इस कड़ी में अब कांगड़ा एक प्रबल दावेदार है, कुल्लू प्रबल दावेदार है। लेकिन मुख्यमंत्री और केंद्रीय हाईकमान की चर्चा में यह भी तय हुआ कि विधानसभा उपचुनावों और लोकसभा परफॉर्मेंस इसका भी आंकलन किया जाएगा और मंत्रियों के अपने डिपार्टमेंट का आंकलन किया जाएगा।
जाएगा, विधायकों के 1.5 साल के कामकाज का आंकलन किया जाएगा, क्षेत्रीय और यहां पर जातीय संतुलन को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। इस आधार पर कैबिनेट का एक्सपेंशन और उसके साथ साथ रीशेफलिंग, ये महत्वपूर्ण 2 कड़ियां हैं। राज्य में लोकसभा चुनावों से पहले कर्मचारी तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों से ही करीब 2-3 महीने पहले ये प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब इसे लिफ्ट करने की प्लानिंग हो चुकी है और इसके बाद संबंधित मंत्री अपने विभागों में बिना रोक टोक के अपने स्तर पर कर्मचारी अधिकारियों के तबादले कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए संबंधित विधायकों की सहमति मंत्रियों को भी लेना बेहद जरूरी होगी। भाजपा के नालागढ़ से चुनाव प्रत्याशी केएल ठाकुर के नामांकन एवं आशीर्वाद रैली में आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उपस्थित रहे। इस मौके पर रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके मंत्री 2 गज जमीन को लेकर इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्रिमंडल से रोते बिखलते हुए बाहर निकल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष काम की गुहार लगा रही हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष किसमें है ये जनता जानती है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जनमत पूरी तरह खो चुकी है, मुख्यमंत्री अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, नदौन से भी लोकसभा में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस की 6 सीटें थी अब घटकर 4 रह गई हैं, यानी कि 2 सीटें जो कांग्रेस की थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया है। राज सत्ता तो उनके हाथ से निकलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नालागढ़ जीतेगी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। यानी कि जयराम ठाकुर ने आज फिर दोहराया कि अब इस उपचुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहले भाजपा ने कहा कि 4 जून को नतीजों का इंतजार कीजिएगा, हिमाचल में भी नई सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी, 2-2 सरकारें बनेगी। अब 4 जून बीत गया, 3 उपचुनाव हो रहे हैं। फिर जयराम ठाकुर ने कहा है कि आप नालागढ़ के नतीजे देखिए, यहां से भाजपा जीतने वाली है और इन नतीजों के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाएगी। जयराम ने कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो यहां के रहने वाले ही नहीं है, यहां की जनता को लोकल का साथ चाहिए, लोकल को चुनना है। बहरहाल उधर चुनावी रण में कमलेश ठाकुर उतर आई है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने आज अपना चुनाव प्रचार देरा पहुंचकर शुरू कर दिया। नामांकन उनका कल भरा जाएगा, लेकिन इससे 1 दिन पहले जगह जगह कमलेश ठाकुर का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने ठाकुर द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर चिनौर में माथा टेकने के बाद अपना चुनाव अभियान शुरू किया। बाद में उन्होंने माता बगलामुखी में भी अपना शीश निभाया। कमल ठाकुर इस दौरान तमाम कांग्रेस के कई बड़े समर्थक वहां पर मौजूद थे, भारी संख्या में उनका वेलकम करने के लिए लोग पहुंचे थे। कमलेश ठाकुर का मायका वहां पर है और उन्होंने जिस अंदाज में आप जनता का अभिवादन स्वीकार किया, उन्होंने ये कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ करने के लिए आई हूं। उन्होंने कहा कि आम जनता की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ में कमलेश ठाकुर ने सबसे बड़ी बात कही कि मेरा मायका यहां पर है और बेटी अपने मायके में आई है, अपने मायके वालों का आशीर्वाद लेने आई है, उनकी ब्लेसिंग लेने आई हैं। उन्होंने कहा कि राजेश शर्मा मेरे भाई हैं, वो भी मेरी जीत के लिए काम करेंगे, वे भी मेरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि देरा का हर युवक, हर व्यक्ति मेरा भाई है, हर युवती, हर महिला मेरी बहन है, माँ है, उनका मुझे ब्लेसिंग की बेहद जरूरत है। उन्होंने डॉक्टर राजेश को लेकर भी कहा कि मेरे भाई हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जीत में पूरी तरह से जुट जाएंगे और यहां से देरा के विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। जाहिर तौर पर जिस प्रकार का स्वभाव है, जिस प्रकार की उनकी अपनी शैली है कमलेश ठाकुर की, वह जनता के साथ जिस प्रकार कनेक्ट कर रही हैं, धीरे धीरे अब देरा में जमने शुरू हो गई हैं। उधर चौधरी चंद्र कुमार को बागी हुए डॉक्टर राजेश शर्मा को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि वे जल्द राजेश शर्मा से बात करेंगे, उन्हें पूरा भरोसा है कि राजेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजेश शर्मा कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी ने सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया है। राजेश शर्मा को भी देरा से एक बार टिकट दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह मान लेना चाहिए कि राजेश
शर्मा को भी कंसीडर किया गया था, उनको भी टिकट दिया गया था। बेशक राजेश शर्मा के तल्ख तेवर के बाद कांग्रेस नेता उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश शर्मा से तार भिड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीती शाम पूर्व मंत्री विपिन सिंह परमार, देरा से भाजपा के प्रत्याशी होशियार सिंह और भाजपा के कद्दावर नेता राकेश जम्वाल राजेश शर्मा का हाल पूछने के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि पिछले कल बीपी कम होने के कारण राजेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन आज एक बड़ा घटनाक्रम ये है, बड़ी ब्रेकिंग देरा को लेकर ये है, पिछले कल डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा था कि मैं आज यानी कि 20 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा, लेकिन 6 बज चुके हैं, डॉक्टर अजय शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। बताया जा रहा है कि ऊना कहीं एक आस्था के चलते, एक धार्मिक आस्था के चलते आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं, ब्लेसिंग लेने के लिए गए हैं। उनके समर्थकों ने ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बताया कि डॉक्टर अजय शर्मा कल नामांकन भरेंगे, लेकिन खुद राजेश शर्मा की माने तो पिछले कल उन्होंने आज के लिए नामांकन भरने के लिए कहा था। आज हमने भी डॉक्टर अजय शर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। उनके करीबियों से भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। और बताया ये जा रहा है कि उनके नामांकन को लेकर पूरी तरह से सस्पेंस बन गया है, क्योंकि राजेश शर्मा की माने तो उन्होंने पिछले कल ये दावा किया था कि आज नामांकन भरा जाएगा, लेकिन नामांकन नहीं भरा गया है आज। लेकिन फिर भी कल का दिन महत्वपूर्ण है। अगर कल 5 बजे तक वाकई राजेश शर्मा नामांकन नहीं भरते हैं, फिर ये कमलेश ठाकुर के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी। लेकिन कल उनका नामांकन होता है, फिर ये माना जा सकता है कि देरा का चुनाव पूरी तरह से रोचक हो जाएगा, दिलचस्प हो जाएगा। कल नामांकन पत्र कमलेश ठाकुर अपना दाखिल करेगी, शक्ति प्रदर्शन के साथ उनका नामांकन होगा। सीएम सुक्खू समेत कई दिग्गज मंत्री व विधायक कल देरा पहुंच रहे हैं, कमलेश ठाकुर के नामांकन समारोह में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना और हरोली में 7 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ऊना जिला के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 32 मेगावाट की पेखूबेला और ऊर्जा परियोजना प्रदेश को समर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस सौर परियोजना का शिलान्यास 2 दिसंबर 2023 को किया था। करीब 4 महीने के भीतर 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल 2024 को इस परियोजना में उत्पादन शुरू हो गया था, जिसका मुख्यमंत्री ने आज विधिवत उद्घाटन कर दिया। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने पंजवाना में प्रशासनिक और टाउनशिप ब्लॉक से कुठेड़ बीट में बल्क ड्रग पार्क की फैक्ट्री गेट तक 42 करोड़ रुपए की निर्भर से होने वाले संपर्क मार्ग, 73 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले प्रशासनिक और आवासीय ब्लॉक ड्रग पार्क का ड्रग परियोजना, 1444 करोड़ रुपए की लागत से पेलियां गांव में बल्क ड्रग पार्क स्थल के लिए 10 MVA बिजली आपूर्ति और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत लिमिटेड के लिए 132-33 केवी सब स्टेशन, समीप टाहलीवाल में 15 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी 100 MVA सब स्टेशन 50 MVA की अधिकतम सीमा के साथ स्थापित करने का भी वहां पर उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं ऊना जिला और हरोली क्षेत्र के लिए की। हिमाचल प्रदेश देवभूमि का एक ऐसा मामला जिसने प्रदेश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। एक ही स्कूल की 11 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आया है। हिमाचल प्रदेश के इस मामले को लेकर समूचा प्रदेश पूरी तरह से नम है, पूरी तरह से सदमे में है। और इस पूरे मामले की बात की जाए तो राज्य का एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और स्कूल के बाहर एक शख्स वहाँ पर दुकान करता है, और उस दुकान पर जब बच्चियाँ कोई सामान लेने जाती है, चाहे वो स्टेशनरी का हो या खाने का सामान हो, तो दुकानदार बच्चियों को दुकान के भीतर बुलाकर उनसे गलत हरकतें करता था। ये पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में आरोपी ने स्कूल के बाहर दुकान खोल रखी थी। आरोपी जब भी छात्राएं सामान लेने के लिए दुकान पर जाती थी, उनके अश्लील तरीके से उन्हें छूता था, उनके बॉडी पार्ट को गलत तरीके से टच करता था। पुलिस ने स्कूल की यौन उत्पीड़न समिति के अध्यक्ष की शिकायत पर
पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और इसकी छानबीन की जा रही है। एफआईआर से पहले ही आरोपी सत्य प्रकाश मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। वह एक चौपाल क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और कुछ साल पहले भी मर्डर के केस में सजा काटकर बाहर आया था। आरोपी स्कूल के साथ दुकान चलाता था। उसके अलग अलग सामान लेने के लिए 7वीं से 11वीं तक की छोटी बच्चियां वहां जाती थी, जिसके साथ अश्लील हरकतें करता था। एक छात्रा ने ये बात स्कूल की हेड गर्ल को बताई। 15 जून को हेड गर्ल ने ये बात स्कूल की यौन उत्पीड़न समिति की अध्यक्ष टीचर को बताई। इसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के सामने 11 छात्राओं ने ये बात कही कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, यानी कि बैड टच उनके शरीर को किया गया है। बात कैसे सामने आती है? उनमें से 11 में से एक छात्रा को जब ये बुरा लगता है, वह हेड गर्ल को बताती है, हेड गर्ल टीचर को बताती है, टीचर इस मामले को कमेटी के सामने लेकर आती है कि इस बच्ची के साथ स्कूल के बाहर वाली दुकान में इस तरह की हरकत हुई है। मामला जब धीरे धीरे पूरे स्कूल में यह बात फैलती है, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 11 बच्चियां इस मामले का खुलासा करती हैं कि उन्हें स्कूल के बाहर के दुकान वाले अंकल गलत तरीके से टच करते थे। बीते 18 जून को स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी की मीटिंग बुलाई गई। एसएमसी में यह मामला पुलिस को देने का निर्णय लिया गया। इस आधार पर पुलिस ने पिछली रात एफआईआर दर्ज की, पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोपी इससे पहले ही हालांकि फरार हो गया था, लेकिन उसे शिमला से फरार होते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि शिमला विलासपुर सड़क मार्ग के समीप उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे वापस थाने में ले जाया जा रहा है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो बच्चियां अक्सर दुकान पर सामान लेने जाती थी। अभी 11 बच्चियां सामने आई हैं जिन्होंने कहा है कि अंकल उनके शरीर को भी गलत तरीके से टच करते थे। आरोपी की उम्र 53 साल अभी बताई जा रही है। पहले पुलिस विभाग में नौकरी कर चुका है। बताया जा रहा है कि एएसआई की नौकरी करता था और किसी पारिवारिक झमेले को लेकर उसने एक व्यक्ति को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से शूट कर दिया था, यानी कि पहले भी हत्या कर चुका है, जेल काट चुका है और उसके बाद वापस आया है। लेकिन इस पूरे मामले को विस्तार से बताने के पीछे हमारी मंशा है कि जरूर अपनी छोटी बच्चियों को यह सचेत करें कि किस प्रकार से उन्हें कंडक्ट करना है। अगर कोई उन्हें गलत तरीके से टच करता है तो उस पर रिएक्ट करना है, उसकी शिकायत करनी है, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, सहपाठी हो, दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति हो, बस में हो, कंडक्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो। ये बच्चों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, बच्चियों को, कि किस प्रकार का कंडक्ट करना है और सामने वाला किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करे। और ये सबसे ज़्यादा माताओं का दायित्व बनता है, अपनी बच्चियों को बताएं कि कोई भी व्यक्ति जब उनसे बात करता है, खासकर मेल, तो उन्हें किस प्रकार से डिस्टेंस बनाना है, कितनी दूरी पर रहना है, और अगर उन्हें वो टच करने का कोई प्रयास करता है तो रोकना है, बताना है कि आप दूर से बात कीजिए, आप शरीर को छूकर ही बात नहीं कर सकते। क्योंकि ये पूरा मामला अभी तक पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है। बच्चियों ने अभी तक ये कहा है कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, उन्हें गलत तरीके से टच किया जाता था। जाहिर तौर पर इसमें कोई रिलेशनशिप बिल्डअप की बात होगी तो बाद में 376 भी ऐड हो सकती है, लेकिन ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का मामला है, बाद का मामला है, बाद की बातें हैं। यहाँ पर इस मामले को लेकर हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी संपर्क करने की प्रयास की, शिक्षा मंत्री से हमने इस पर संपर्क किया। क्या इस तरह की वारदातों को या जागरूक प्रदेश के बच्चों को, बच्चियों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या प्रयास कर रहा है? इस पर कहा गया कि स्कूलों में गुड टच व बैड टच पर सख्त निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि एक तरफ आपको अपने परिवार में बच्चियों को समझाना है, दूसरी तरफ यहां पर डिपार्टमेंट और सरकार से भी हम बार बार इस मुद्दे को उठाएंगे कि आप स्कूलों में इस कार्रवाई कीजिए। आज जरूर जब इस मामले को हमने उठाया तो ये जरूर कहा गया कि इसमें आदेश जारी कर दिए हैं कि छात्रों से ऐसी हरकतें ना हो, इस पर जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। स्कूलों में काउंसलिंग सेल गठित किए जाएंगे। वरिष्ठ महिला शिक्षकों को छात्राओं की काउंसलिंग करने का जिम्मा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी कहा कि छात्राओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, इस प्रकार के गंभीर मामलों को रोका जाए। इसे लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहली बात हम सख्त कार्रवाई चाहेंगे, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
दूसरा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अब सरकारी स्कूलों में जल्द मनोवैज्ञानिक शिक्षक भर्ती करेगी। इसके साथ साथ ये मामला कैबिनेट में भी लाया जाएगा ताकि बच्चियों के साथ इस प्रकार की हरकतें ना हो। जाहिर तौर पर वहां पर 11 स्कूल की बच्चियों ने ये हिम्मत दिखाई है, इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। बच्चियों ने डरते हुए अभी ये कहा कि उनके शरीर को टच किया गया है, हरकत इससे आगे भी बढ़ी हुई हो सकती है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन का मामला, लेकिन इस स्कूल के मामले को पूरी तरह से समझते हुए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें, आसपास की बच्चियों को जागरूक करें कि आपसे जब भी कोई बात करता है आपको एक दूरी पर रहकर बात करनी है, कोई भी आपके शरीर को टच ना कर पाए, इसके लिए बच्चियों को जागरूक करना है। बहरहाल अब हर स्कूल में महिला मनोवैज्ञानिक शिक्षक की तैनाती की जाएगी जो छात्राओं की काउंसलिंग करने के साथ बैड व गुड टच के बारे में बताएंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चियों को यह पता होना चाहिए कि जब उनके शरीर को कोई टच कर रहा है, चाहे वो उनके पिता हैं, भाई हैं, माँ हैं या उनका गाँव का व्यक्ति है या सहपाठी है, बैड टच और गुड टच क्या है, यानी कि अच्छी नीयत से शरीर को टच करना और बद नीयत से टच करना क्या है, ये बच्चों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। आज हमारे बुलेटिन का मेन थीम भी यही था। दूसरी खबरों का रुख करें तो पढ़ाई के 7 साल में 2 बार प्लेसमेंट का मौका मिलेगा। यूजीसी के सख्त आदेशों पर विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल अब विकसित किए जाएंगे। अतिरिक्त स्टाफ व ऑनलाइन सिस्टम रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी राज्यों को बताना होगा कि साल में कितने छात्रों को पढ़ाई के साथ दी गई। पहली बार प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में इस तरह की व्यवस्था लागू होगी। टीजीटी जेबीटी नियुक्ति, ये पिछले कल हमारी प्रमुख खबर थी और इसे लेकर आज समूचे प्रदेश से सैकड़ों टेलीफोन कॉल हिमाचल दस्तक को आए। इस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण या पूरी विस्तार से इसकी जानकारी मांगना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर आज एक बार फिर हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात की। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार ने जेबीटी, बैच वाइज और टीजीटी की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू करने के लिए डिपार्टमेंट को आदेश जारी कर दिए हैं। रोहित ठाकुर का कहना था कि 1 जुलाई से हम जेबीटी तथा टीजीटी को हम अपॉइंटमेंट लेटर देना शुरू कर देंगे, लेकिन कंडीशन यही रखी गई है कि पहली अपॉइंटमेंट यानी कि जो नए शिक्षक हैं उन नए शिक्षकों को पहली अपॉइंटमेंट वहां दी जाएगी जहां पर कोई भी टीचर नहीं है। प्रदेश के 400 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोई टीचर नहीं है, उन स्कूलों पर यह नई अपॉइंटमेंट दी जाएगी, नए शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा, करीब हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है लेकिन जरूरत 2 या 3 टीचर्स की है, यानी अपॉइंटमेंट उन स्कूलों में दी जाएगी। को जो नए टीचर लगने वाले हैं उनको उनकी सहूलियत के बजाय जनता की सहूलियत यानी कि कहां पर टीचर्स की जरूरत है उस आधार पर अपॉइंटमेंट देगी और ये अपॉइंटमेंट चुनावी बेला के बीच दी जाएगी। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है। 1 जुलाई से हम अपॉइंटमेंट देना शुरू कर देंगे। बिलासपुर में दिन दिहाड़े आज एक गोलीकांड हुआ। बिलासपुर में कोर्ट रोड के समीप आज दिन दिहाड़े गोली चलाई गई। इस घटना में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल उर्फ फांदी को गोली लगी है, जिसे तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे स्थानीय एम्स में रेफर कर दिया गया। हमलावरों ने पिकअप में सवार होकर सौरभ पटियाल और उसके साथियों पर उस समय हमला किया जब वे न्यायालय से पेशी भुगतने के बाद वापस लौट रहे थे। हमलावरों ने 2 राउंड फायर किए जिसमें एक गोली सौरभ के सीधे पैर में जा लगी। गोलीकांड के बाद हमलावर न्यायिक परिसर की ओर भागे जहां उनका एक साथी सौरभ के साथियों के हत्थे चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इस गोलीकांड के बाद न केवल बिलासपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ा सा सनसनी का माहौल बन गया। बता दें कि 23 फरवरी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर कुछ लोगों ने हमला किया था, उन पर जानलेवा हमला किया था जिसमें वे लहूलुहान हुए थे और ये सौरभ पटियाल की गैंग उसमें जुड़ी हुई थी। हमला उसमें हुआ था जब वे जावली में रेलवे प्रोजेक्ट का काम कर रही डीबीएल कंपनी के पास गुजर रहे थे। इस गोलीकांड को अंजाम देने वाले 34 साल के सन्नी गिल निवासी किरा मोहल्ला लुधियाना तहसील व जिला लुधियाना पंजाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जो शूटर था, पंजाब का शूटर था जिसने सौरभ पर गोलियां चलाई,
उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सौरभ के बयानों के आधार पर और टेलीफोन कॉल डिटेल के आधार पर पूर्व विधायक के बेटे की तलाश पुलिस कर रही है, क्योंकि उस शूटर ने कहा है कि उसकी किससे बात हुई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। इस प्रकार के कई इनपुट पुलिस को मिले हैं, लेकिन अभी तक तलाश जरूरी है। और पुलिस का भी यह कहना है कि पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा क्या वाकई ही जो शूटर हैं उनके तार क्या वाकई ही नेता के बेटे से जुड़े हैं, या सिर्फ यहां पर सिर्फ बदनाम करने की साजिश चल रही है। क्योंकि पूर्व विधायक के बेटे यहां पर पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए हैं। और ये खुलासा जिस प्रकार से शूटर को गिरफ्तार किया गया, या टेलीफोन कॉल डिटेल की बात की जाए, वहां पर ये जरूर पुलिस को इनपुट मिला है कि वहां पर बात जरूर हुई है, कोई लिंक जरूर जुड़ा है। लेकिन अभी तक जब तक पूर्व विधायक के बेटे को हिरासत में नहीं लिया जाता, पूछताछ नहीं हो जाती, कोई ठोस एविडेंस सामने नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन शक के घेरे में पूर्व विधायक का बेटा जरूर आया। बता दें कि शूटर ने बंबर ठाकुर पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी पर गोली दागी है। गोलीकांड में घायल सौरभ पटियाल ने इससे पहले भी अपनी जान को खतरा होने का अंदेशा जताया था। इसके लिए वे मीडिया के सामने भी आए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि उन्हें जान का खतरा, उन पर हमला हो सकता है। सुजानपुर में एक सड़क हादसा पेश आया। हमीरपुर और सुजानपुर में एक कार नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस कार में कुल 3 लोग सवार थे और तीनों घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में करवाया गया। दुर्घटना सुजानपुर से लगभग 2 किलोमीटर पहले हुई। कार में 3 लोग सवार थे। जिला कांगड़ा के थुल के नजदीक द्रमणलाड़ गांव के निवासी रतन चंद, उनकी पत्नी संतोष कुमार और उनका बेटा विशाल कुमार दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस प्रशासन और दमकल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से बाहर निकालने के बाद स्थानीय लोगों ने सुजानपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। रतन चंद और उनकी पत्नी संतोष कुमारी का हमीरपुर अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि विशाल कुमार को टांडा रेफर कर दिया। यानी पहले इन्हें सुजानपुर से हमीरपुर रेफर किया गया, फिर इनमें से एक को टांडा रेफर कर दिया गया। श्रीखंड यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो गई और 27 जुलाई तक ये रहेगी। 27 जुलाई को अंतिम जत्था रवाना होगा। यात्रा को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें प्रशासन ने पहली बार SDRF का यूनिट यात्रा के अंतिम बेस कैंप पार्वती बाग तक तैनात किया है। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल इसके लिए बनाया गया है और अगर आप इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 24 जून से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। 25 को प्री मानसून की हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो जाएगी, यानी कि 24 को भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश का मौसम जारी रहेगा। 28 को मानसून प्रवेश कर जाएगी, ये बड़ी खबर है। यानी कि 28 को विधिवत रूप से मानसून की एंट्री हो जाएगी और 25 को प्री मानसून एंटर करेगा। बारिश के बाद पिछले कल जिस प्रकार से प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई, उसके बाद मैदानी इलाकों में गर्मी की उमस जारी है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में इसका असर देखा गया। पहाड़ों पर बारिश के बाद गर्मी से राहत जरूर हुई है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले कल बारिश हुई थी। 22 व 23 जून को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 24 जून से रफ्तार पकड़ने वाली है बारिश। 25 को प्री मानसून, 28 को मानसून पहुंच जाएगा। और इस मानसून की खुशखबरी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।